एवरी घंटे 1 घंटे में 16 रेप केस सामने आते हैं कि भारत में कम से कम 75% रेप के मामले बाहर ही नहीं आते। देखिए, इंटरनेट एक एटम बॉम्ब है, एक ब्रह्मास्त्र है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, भारत में महज 11 साल की उम्र में कोई भी इंसान पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता है। भारत में 35% युवा लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हैं। लोग गंदगी चाटने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं या ज्ञान बढ़ाने के लिए। भी इमेच्योर लोगों के हाथों में इंटरनेट आ जाता है तो ये कैसी चीज़ है जानते हो? जैसे कि कोई इंसान कभी भी पैसेंजर बनकर भी फ्लाइट में नहीं बैठा, वो आज पायलट बनकर फ्लाइट उड़ाने बैठ गए। जब भी आप 1 सेकंड के लिए भी अश्लील दृश्य या अश्लील वीडियो देख लेते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली 10 सालों तक इफेक्ट कर सकता है। अब बाप भी बेटे को कैसे कह सकता है कि बेटा तू पोर्नोग्राफी मत देख, क्योंकि कभी कभार बेटे से ज़्यादा बाप पोर्नोग्राफी का ज़्यादा एडिक्टर होता है। अक्सर रेप बाहर नहीं होते, गलियों झाड़ियों या सड़कों पर नहीं होते, परिवार में ही होते, लेकिन वो केस सामने नहीं आते। आज कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर जब आप आज की अमूमन फिल्म मूवीज़, आज की अमूमन OTT सीरीज आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। होता क्या है कि एक महिला दिखाई जाएगी, वो अपना 90% कपड़ा उतारकर उस फिल्म में नाचेगी। अब लोगों को गंदगी चाटने में रस है और इन लोगों को गंदगी चटाने में रस है। उनको अपनी मूवीज़ हिट होनी चाहिए, इसलिए ऐसे न्यूड सीन्स, ऐसे सेक्सुअल सीन्स दिखाएंगे और लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझकर ये गंदगी चाटते रहते हैं। लोग इतने कामासक्त हो चुके हैं, आप इनको कहेंगे कि बढ़िया ये जो शरीर बाहर से जो आकर्षक लगता है ना, वो अंदर से मलमूत्र से भरा है। वो कहेगा भैया बाहर से माला माल और टनाटन दिखना चाहिए, अंदर क्या भरा हुआ उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पहले के ज़माने में यदि किसी को वेश्या के पास जाना हो तो चोरी चोरी छिपके छिपके रात में परिवार में किसी को भी मालूम न पड़े ऐसे इंसान अकेला तवायफ के पास जाता था। आज क्या आलम हुआ है, इंसान अपने ही घर पे, अपने ही रूम में, अपने ही बेड में, अपने ही स्मार्टफोन पर दुनिया भर की तवायफों को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। ये कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स और ऐसी कुछ ऐसी सीरीज समाज के हर पुरुष को संभवित बलात्कारी बना देते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि परिवार में भी ऐसे किस्से सामने आते हैं कि 75 साल का बूढ़ा अपनी ही पुत्रवधू को गलत दृष्टि से देखता है, भाई अपनी ही बहन को, बेटा पिताजी अपनी ही पुत्री को। कि लोगों की डिमांड क्या है, उनको ऐसी कोई महिला चाहे जिनके कपड़े नीचे से थोड़े ऊपर हो, ऊपर से थोड़े नीचे हो। आज हर एक चीज का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए महिला को ही शिकार बनाया जाता है। पुरुषों का रेजर का भी विज्ञापन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक महिला आकर अपनी अदाएं न बिखरे। सही है। पुरुषों का बनियन का विज्ञापन हो, चड्डी का विज्ञापन हो, फिर भी उसमें एक आधी नंगी महिला दिखाई जाएगी। देखिए, बलात्कारी की मेंटेलिटी क्या होती है, वो ये कहता है कि आप मुझे सजाए मौत तब देंगे जब आप मुझे पकड़ेंगे। आप मुझे पकड़ेंगे ही नहीं तो आप मुझे सजा कैसे देंगे? 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को ऐसे अश्लील मूवीज के गीत पर नचाते हैं और माँ बाप कहते हैं ये कला है। अरे खाक कला है, आग लगे ऐसी कला को। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को जो बच्चों से मासूमियत छीन रहे हैं। जिस नृत्य में हमारी अय्याशी बुलंद हो, किसी की काम वासना बुलंद हो, ऐसे नृत्य पर आग लगाना चाहिए। आज कुछ ऐसे सुपर कूल लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जितने कम कपड़े पहनेंगे उतने अधिक सुंदर दिखेंगे। लोगों की जहन में ऐसा होता है कि वो दूसरों की नज़र में सेक्सी दिखने के लिए, दूसरों की नज़र में सुंदर दिखने के लिए, आकर्षित दिखने के लिए कम से कम कपड़े पहनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, और ऐसे लोग अपनी ही गुलामी अपने ही हाथों से अख्तियार कर लेते हैं। जो लोग सुंदर दिखने के लिए कम कपड़े पहनते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा फूहड़ है। कुछ महिलाओं को आज पतिव्रता शब्द भी गाली लगता है, मर्यादा शब्द भी आज बंधन लगता है। कुछ महिलाओं ऐसा सोचती है कि हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मंडी, जिस बाजार में जाए, वहां पर हर मर्द हमें देखकर आकर्षित होना चाहिए। 2012 में जो निर्भया रेप कांड हुआ था, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उसका एक रेपिस्ट का ये स्टेटमेंट है। वो रेपिस्ट ऐसा कहता है कि महिलाएं मिठाई की डिब्बे जैसी है, यदि आप उसको खुला रखोगे तो चींटी आएगी। कोई पति देव भी इतने उदार हो चुके हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी धर्मपत्नी
की सुंदरता का लाभ सबको मिलना चाहिए। अपनी ही बीवी की आधी नंगी तस्वीरें व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के 161वें श्लोक में ये बात लिखी है, नरेक्षण नाभ्यु रुको चानोत्तरिया चनो भवेत्। जो इंसान जितना अज्ञानी होगा ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर यदि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में से भगवान को ही हटा देंगे, शास्त्रों को ही हटा देंगे, हमारे सनातन धर्म को ही हटा देंगे, तो सेक्सुअल वायलेंस के केस नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा। रूप का सौदा लंबे समय तक नहीं चलता, एक न एक दिन आपकी जो सुंदरता है, आपका जो हुस्न है, वो सब ढलने लगेगा। आजकल अक्सर लोग सेक्स के सुख के लिए ही शादी कर लेते हैं, और ऐसे पति पत्नी जब बच्चे भी पैदा करते हैं ना, तो उनका बच्चे भी जन्मजात पॉर्न स्टार ही पैदा होता है। अंधाधुंध स्वतंत्रता का पहला दुष्परिणाम ये है कि इंसान खुद तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में जितने भी लोग होते हैं ना, सबको बर्बाद कर देता है। अंधाधुंध दमन से जितना नुकसान नहीं हुआ ना, इतना ज़्यादा नुकसान अंधाधुंध स्वतंत्रता से हुआ। जब इंसान भगवान से दूर होता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान उसको क्या होता है जानते हो? उसका कर्तृत्व भाव दृढ़ हो जाता है। हर एक बलात्कारी तभी पैदा होता है जब वो भगवान से दूर होता है। आपको यदि बलात्कार के केस कम करने हो, रेपिस्ट मेंटालिटी को खत्म करनी हो, तो हमें हर एक इंसान के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी के केस कब सामने आते हैं जानते हो? जब पुरुष पुरुष के साथ, महिलाओं महिलाओं के साथ, जब एक ही जेंडर के लोग एक साथ लंबे अरसे तक रहते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे केस सामने आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। होमोसेक्सुअलिटी के केस अक्सर वहाँ पर होता है जहाँ पर समुदाय होता है। यदि किसी ने स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन किया, चारित्र के साथ खिलवाड़ किया, तो फिर वो चाहे भले ही कोई IAS हो, IPS हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, अरे संत, सन्यासी, फकीर, मौलाना, प्रीस्ट, पोप या धर्मगुरु ही क्यों ना हो, यदि किसी ने चारित्र के साथ खिलवाड़ किया, तो चारित्र उसको जीते जी मार देगा। नमस्कार 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 साथियों, बिनो पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली पूरे देश में सभी लोगों को झंझोल के रख दिया, क्योंकि हमने सुना है, जो देखा है कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ा है, वो है कलकत्ता रेप केस। आज हम एक इंसिडेंट के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हर दिन, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट कितने सारे रेप्स होते होंगे, उसके पीछे क्या रीजंस है, वो हमें कंट्रोल में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सभी के बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है अखंड स्वामी, जिन्होंने हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया हुआ है। सभी जो हमारी ह्यूमन नेचर है उसके बारे में कहीं ना कहीं कितना सारा नॉलेज है। आज उसके पास से, उससे ही हम जानेंगे कि ये रेप होते क्यों हैं और रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले नमस्कार अखंड स्वामी, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे बिनो पोर्ट्स चैनल में। स्वामी जी, सबसे पहले हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि भाई, जहां तक मुझे मालूम है कि रेप यानी कि किसी की परमिशन के बिना शारीरिक संबंध जोड़ना यानी रेप, तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेप, वो हमें और दर्शकों को बताइए स्वामी। सबसे पहले साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ बिन ऑफ पॉड्स में आकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। इसके पहले भी आपने आमंत्रित किया था ब्रह्मचर्य के पॉडकास्ट में, हमें बहुत ही आनंद आया था उस विषय में परिचर्चा करने से। और आज जो बिन ऑफ पॉड्स की जो पूरी टीम है, उनको भी हम तहे दिल से हमारा शुक्रता अदा करते हैं। आप रजनीश जी और पूरी बिन ऑफ पॉड्स के हम बहुत ही आभारी हैं। और आज आपने जिस विषय में इत्तला दी वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो इतने रेप के केस पूरे विश्व भर में सामने आते हैं। महज भारत देश की मैं बात नहीं करता, पूरे विश्व में सामने आते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि रेप की परिभाषा क्या है, तो अलग अलग देशों में, अलग अलग मुल्कों में रेप के डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन अलग अलग होते हैं। Okay. हमारे भारत देश में
इंडियन पीनल कोड ने जो रेप की परिभाषा की है वो ये है, अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विल एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ ए पर्सन। यानी कि किसी की सहमति के बिना उसके साथ जबरन किया गया संभोग को रेप कहा जाता है। अब उसमें भी इंडियन पीनल कोड ने और भी क्लैरिफिकेशंस डाले हैं। मान लीजिए कि किसी ने किसी की सहमति तो ले ले, लेकिन उस व्यक्ति की उम्र 16 साल से कम हो। ओके। मान लीजिए कि किसी की सहमति तो ले ली, लेकिन उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हो। मान लीजिए कि किसी की सहमति को ले ली, लेकिन रेपिस्ट ने उनको धमकी दी गई हो। मान लीजिए कि किसी की सहमति ले गई हो, लेकिन उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन ठीक ना हो, तो ऐसी हालातों में वो सहमति भी उचित नहीं गिने जाएगी। तो ये है रेप की परिभाषा। सही है। आज साहिल भाई, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ भारतवर्ष की बात करता हूँ। भारतवर्ष में एवरी घंटे, एक घंटे में 16 रेप केस सामने आते हैं। एक घंटे में 16 रेप केस सामने आते हैं। एक दिन में 86 रेप केस सामने आते हैं, 86 जो सामने आते हैं। जी, जो सामने आते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। और हर साल 32,000 रेप केस सामने आते हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि भारत में कम से कम 75% रेप के मामले बाहर ही नहीं आते। 75% ऑफ द रेप केसेस लीगली रजिस्टर्ड नहीं होते, वो लीगल सिस्टम तक पहुंचते ही नहीं। 75% रेप केस की मैं बात करता हूँ। यानी 25% ही जो बाहर आते हैं उसमें एक घंटे में 16 बताया। जी हाँ। यानी एक्चुअल में वो हर मिनट एक होता होगा, एवरेज यही आएगी। अब वो तो भगवान जाने। मतलब जी जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में अगर हम, क्योंकि 75% ऑफ द रेप केसेस डू नॉट कम आउट। हाँ जी। तो मतलब ये तो बहुत ही सीरियस जी मैटर है, क्योंकि अगर हम किसी की परमिशन के बिना अगर कुछ चीज भी ले ले तो भी वो अपराध है। जी। अब ये तो इज्जत लेने की बात। जी जी। तो ये तो बहुत ही संगीन जुर्म कहा जाएगा। और इसके 3 प्रमुख कारण है क्यों रेप के केस बाहर नहीं आते। वही मैं बात पूछना चाहता था कि अगर इतना सारा हर मिनट एक रेप अगर गिना जाए तो ये इसके मतलब इसके पीछे के रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? देखिए साहिल भाई, इसके 3 प्रमुख सबब है। रेप के केस, भारत में जितने भी रेप केस होते हैं उसमें से 75% रेप के मामले बाहर ही नहीं आते। इसके 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण ये है कि जिस पर रेप किया जाता है ना, जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उनको बेचारे को ऐसा लगता है कि समाज में मेरी क्या इज्जत होगी, मेरी परिवार की क्या इज्जत होगी। यदि उसकी शादी नहीं हुई हो तो वो ऐसा सोचता है फिर मेरे साथ कौन शादी करेगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि रेपिस्ट की धमकी विक्टिम पर। रेपिस्ट कभी कभार ये धमकी देता है कि यदि तूने किसी को बता दिया तो मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा करूंगा, मार डालूंगा, जो कुछ भी धमकी देता है जी। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि जो विक्टिम होता है उसको लीगल सिस्टम पर कभी कभार विश्वास नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कि हाथरस के मामले में क्या हुआ था। जो पीड़ित महिला थी वो अपना रेप केस दर्ज करवाने के लिए गई थी, तो पुलिस उस पर विश्वास करने के लिए ही तैयार नहीं थे। तो ऐसे भी कभी कभी कारण होते। ये 3 प्रमुख कारण हैं। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे साहिल भाई कि समाज में इतनी घिनौनी, जलील और भद्दी हरकतें सामने आते हैं कि हमारी रूह कांप उठती है। आज कभी कभार ऐसे ऐसे रेप के मामले सामने आते हैं कि कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर। दिल में दुख, रंज और खेद भी होता है। और ऐसे मामले जब बाहर आते हैं तो हम इसकी मुखालिफत भी कर लेते हैं। लेकिन कौन इन जलील बलात्कारियों को पैदा करता है, कौन ऐसी जलील हरकतें करता है, वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं होता। कोई तो इसका गुनहगार होगा, कोई तो इसका अपराधी होगा ना, है इसका अपराधी, लेकिन हम इसको अपना मित्र बनाकर बैठे हैं। हम इसके बिना जी नहीं सकते, हम इसके बिना अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि आज वही एक हमारा एंटरटेनमेंट का जरिया है। और वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। आज की कुछ OTT सीरीज़ और वेब सीरीज़, इसकी वजह से कई बलात्कार के केस सामने आते हैं। सबसे पहले साहिल भाई, मैं आपको पोर्नोग्राफी और रेप केस के कुछ कनेक्शन से वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जी ज़रूर।
देखिए, कोई लोग इस विषय पर ऐसा सोचते हैं कि पोर्नोग्राफी और रेप केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रियल केसेस, जिन जिन केस में पोर्नोग्राफी और रेप केस का कुछ ना कुछ कनेक्शन था। देखिए, इंटरनेट एक एटम बॉम्ब है, एक ब्रह्मास्त्र है। यदि इसका सही उपयोग आपको करना नहीं आएगा तो वो आपकी चेतना और आत्मा को खोखला कर देगा। सही है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, भारत में महज 11 साल की उम्र में कोई भी इंसान पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता है। हाँ, फिलहाल के टाइम में वो हो भी जी। सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ में जी। जब चल भी नहीं पाता तब से जी। उसके हाथ में मोबाइल जी। वगैरह इंटरनेट का यूज करता है। भारत में तो 35% हो सकता युवा लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड है। 35% युवा लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड है। भारत की मैं बात करता हूँ। सही। जितने भी लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना भारत में, उसमें से 80% सर्च पोर्नोग्राफी रिलेटेड होता है। अब आप इस पर उहापोह कीजिए कि लोग गंदगी चाटने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं या ज्ञान बढ़ाने के लिए। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कौन करता है जानते हो? इमैच्योर लोग। और इमैच्योर लोग टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स ही होते, ऐसा नहीं है। सही है। पढ़े लिखे लोग भी इमैच्योर हो सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी इमैच्योर हो सकते हैं। सन्यासी और गृहस्थ भी इमैच्योर लोग हो सकते हैं। इमैच्योर लोग वही है जिनको सार असार का विवेक नहीं है। जब भी इमैच्योर लोगों के हाथों में इंटरनेट आ जाता है तो ये कैसी चीज़ है जानते हो? जैसे कि कोई इंसान कभी भी पैसेंजर बनकर भी फ्लाइट में नहीं बैठा, वो आज पायलट बनकर फ्लाइट उड़ाने बैठ गया है। वो खुद तो मरेगा लेकिन सबको मार के रहेगा। तो ये है इंटरनेट का मामला। अब मैं आपको इससे भी आगे बताता हूँ कि भारत में जब भी नॉर्मल इंसान पोर्नोग्राफी देखता है ना, तो वो ऑन एवरेज 8 से 10 मिनट तक पोर्नोग्राफी देखता है, हफ्ते में तकरीबन 2 बार। अब आप सोचेंगे इसमें क्या अचंभित करने वाली बात है? अचंभित करने वाली बात ये है कि साइंस और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब भी आप 1 सेकंड के लिए भी अश्लील दृश्य या अश्लील वीडियो देख लेते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली 10 सालों तक इफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि किसी ने 1 सेकंड के लिए पोर्नोग्राफी का सीन देख लिया, किसी ने मूवीज में 1 सेकंड के लिए खराब दृश्य देख लिया, किसी ने सड़क पर किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया 1 सेकंड के लिए जो उसकी काम वासना को उत्तेजित करे, किसी ने रास्ते पर होर्डिंग्स पर ऐसा दृश्य देख लिया जो उसकी काम वासना को भड़काए 1 सेकंड के लिए, तो रिसर्च ये प्रूव करता है कि वो 1 सेकंड का दृश्य या वीडियो उसको 10 साल तक मैस्टरबेशन भी करवा सकता है, स्वप्न दोष भी करवा सकता है, और उससे आगे कभी कभार उसकी वजह से रेप केस भी आ सकते हैं। मतलब वो जो सीन जो 1 सेकंड के लिए देखा है वो मस्तिष्क में सेव्ड रहता है 10 सालों तक। 10 साल तक, मतलब उसका इफेक्ट आ सकता है, कभी आ भी। सकता है और कभी भी वो याद आ सकता जी। है। अच्छा। इसकी संभावना, ये रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 1 सेकंड का खराब अश्लील दृश्य या वीडियो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आपको नेगेटिवली समझ गया 10 साल तक इफेक्ट कर सकता है। अब आप इस पर उहापोह कीजिए कि जो लोग हफ्ते में 2-2 बार 10-10 मिनट के लिए पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो समाज के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए, परिवार में लोग इस विषय पर चर्चा करने से कतराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवारों में इसकी समस्याएं नहीं है। कभी कभार 3-3 पीढ़ियां तक परिवारों में इसकी समस्या होती है। अब बाप भी बेटे को कैसे कह सकता है कि बेटा तू पोर्नोग्राफी मत देख, क्योंकि कभी कभार बेटे से ज़्यादा बाप पोर्नोग्राफी का ज़्यादा एडिक्टेड होता है। ऐसे भी मामले सामने आते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि भारत में जितने भी लोग प्रोफेशनल सेक्टर्स में काम करते हैं ना, फिर वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, या फिर जॉब्स पर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, उनमें से 35% लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। 35% लोगों की मैं बात करता हूँ, और वो भी शादीशुदा लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। कभी कभार एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज से अफेयर होता है, कभी कभार अंदर अंदर कोवर्कर्स को एक दूसरे से अफेयर होता है, कभी कभार रिसर्च में ऐसे भी केस आते हैं कि पति एक दूसरी कंपनी में काम करता है, पत्नी एक दूसरी कंपनी में काम करता है, पति को वहाँ पर दूसरी महिला के साथ अफेयर होता है, पत्नी को वहाँ पर दूसरे मर्द के साथ अफेयर होता है, और जैसे ही दोनों ऑफिस से घर पे आते हैं, दोनों एक दूसरे को सच्चे प्रेम करने की नौटंकी करते हैं। अब रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना, उसका सबसे मेन कारण क्या है जानते हो?
ओवर एक्सपोजर टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यानी कि पोर्नोग्राफी देखना या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अधिक दुरुपयोग करने से ये मामला होता है। ओके, ये रियल रिसर्च में ये प्रूव हुआ है। अमूमन जितने भी रेपिस्ट होते हैं ना, उनको पोर्नोग्राफी का एडिक्शन होता है। अमूमन जितने भी रेपिस्ट रेप करने से पहले पोर्नोग्राफी देख के आते हैं। आप देखेंगे कि तब उसका माइंड ट्रिगर्ड हुआ होता है। हाँ, आप देखेंगे कि कोलकाता रेप केस में जो मामला सामने आया, उसका रेपिस्ट ने भी बलात्कार करने से पहले पॉर्न की वीडियोस देखी थी। उसकी फ़ोन हिस्ट्री में ये मालूम पड़ा। 2012 में निर्भया रेप कांड ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। तो 2012 के जो निर्भया रेप कांड का जो रेपिस्ट था, उसने भी बलात्कार करने से पहले पोर्नोग्राफी के वीडियोस देखे थे। 2018 में जो देहरादून रेप केस हुआ था, रेप कांड हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उनके जो रेपिस्ट थे उन्होंने भी बलात्कार करने से पहले पॉर्न के वीडियोस देखे थे। अभी कुछ महीने पहले ही पिछले जुलाई में आंध्र प्रदेश में जो 3 नाबालिग लड़कों ने एक 8 साल की बच्ची पर जो बलात्कार किया था ना, वो लोगों ने भी प्रेरणा कहाँ से ली थी? पोर्नोग्राफी वीडियोस से। तो लोग ये कहते हैं कि पोर्नोग्राफी और रेप से कोई लेना देना नहीं है। ये तो रियल रिसर्च बताता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेदर यू आर रेडी टू बिलीव इट और नॉट, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको पिछले हफ्ते की ही बात करता हूँ जी। भारत में लोगों का एवरेज इंटरेस्ट पोर्नोग्राफी का सर्च करने का गूगल पर 90% था। 90%। जॉब रिलेटेड सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट था 18% गूगल पर। और हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है जी। और जो कोलकाता रेप केस हुआ था ना, उस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों का एवरेज इंटरेस्ट था 30%। अब इससे भी सबसे झकझोर देने वाली बात यह है कि लोग पिछले हफ्ते गूगल पर जाकर कोलकाता रेप केस की जानकारी के विषय में कोई सर्च, इतना ज़्यादा सर्च नहीं करते थे, लेकिन कोलकाता रेप केस पर जिस महिला पर ये रेप हुआ था ना, उसका रेप वीडियो लोग सर्च कर रहे थे। वो मैंने पढ़ा था मैं सर स्वामी, पढ़ते वक्त लिटरली आई फेल्ट गूज़बम्प कि इतने कमीने लोग, मैं जी माफ़ कीजिएगा जी, लेकिन ऐसे भी वाहियात लोग रहते होंगे जो जिसका रेप हुआ है और वो लड़की का नाम सर्च करके उसी का रेप वीडियो सर्च करते हैं। आप सर्च करते हो, ये कहाँ, क्या मेंटालिटी है जी। हमारी सोच कितनी घिनौनी हो चुकी ये मैं बताता हूँ। लोगों को वुमेन सुरक्षा में रस नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बेचारी जिसका बलात्कार रेप हुआ है ना, उन्हीं का रेप वीडियो लोग गूगल पर जाके सर्च करते हैं। और मैं भारत की ही ये बात करता हूँ। ऐसे मामले सामने। और हम मानते हैं हमारा देश धार्मिक है। शायद ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और दिखा रही है। ऐसा होता है। हाँ, सही है। अब अच्छे लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग ये टॉपिक पे हमें महिलाओं की, आपने बताया सुरक्षा के बारे में बात करनी है, हमें हमारी मेंटालिटी चेंज करने के बारे में जब हमें टॉक करनी चाहिए, तब जी वो क्रिटिकल टाइम पे जब ये मामला सामने आया है, पूरा देश इसके बारे में बात कर रहा है, और हम तब ये इसके बारे में मतलब रेप वीडियो जी बहुत ही, ये तो मतलब तो मे बी जब जैसे आपने बताया साहिल जी, मे बी रिसर्च पर गौर करता था तो मुझे ये मालूम पड़ा कि पीपल आर सर्चिंग फॉर द रेप वीडियो। जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च नहीं करते, जिस महिला का बलात्कार या उन्हीं का रेप वीडियो देखना चाहते। कितनी जलील हमारी सोच हो चुकी है। मैं आपको कुछ महीने पहले एक किस्से सामने आया था, उसकी बात बताता हूँ। एक 60 साल के वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी 2 पुत्र वधू के साथ ही बलात्कार किया था, रेप किया था। तो उनके जो 2 बेटे थे जिनकी पत्नियों पर बलात्कार किया था, वो 2 बेटे अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनके पूछते हैं, पिताजी आप बाप में से बलात्कारी कैसे बन गए, आप बाप में से शैतान कैसे बन गए? तो फिर उनका जो 60 साल के जो पिताजी थे, वो बिलखते बिलखते उसका उत्तर देते हैं, बेटे मैं फ़ोन पर पूरे दिन पोर्नोग्राफी देखता रहता हूँ और मेरी अय्याशी इतनी बुलंद हो चुकी थी, फिर मैंने अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा दुष्व्यवहार किया। तो ये है पोर्नोग्राफी का इंजाम। 60 साल का बूढ़ा अपनी ही 2 पुत्र वधुओं के साथ ऐसी जलील हरकतें करता है, और वो भी पोर्नोग्राफी देखकर। उस परिवार में उनके बेटे ऐसा सोच रहे थे कि हमारे दादा को इंटरनेट का उपयोग करना ही नहीं आता।
अरे इंटरनेट की तो बात दूर दूर रखिए, लेकिन पोर्नोग्राफी तक पहुंच चुके थे। ऐसे किस्से विदेशों में तो होते हैं, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे सामने आते हैं। इससे भी आगे मैं आपको बात बताता हूँ। दुनिया में जितने भी बलात्कार के केस सामने आते हैं ना, उसमें से 97% यानी कि 97% ऑफ द केसेस में रेपिस्ट जो होता है ना, वो विक्टिम को पहले से ही जानता है। जो बलात्कारी जो होता है ना, वो पीड़ित को पहले से ही जानता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी अनजान व्यक्ति पर, किसी अजनबी पर बलात्कार करता है। और उससे भी अचरज वाली बात ये है कि अक्सर रेप बाहर नहीं होते, गलियों झाड़ियों या सड़कों पर नहीं होते, परिवार में ही होते हैं। लेकिन वो केस सामने नहीं आते। लोग ये सोचते हैं कि अक्सर बलात्कार के केस बड़े बड़े शहरों में ही होते, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे गाँव में भी कम बलात्कार के केस नहीं होते, लेकिन वो सामने नहीं आते, बाहर निकलते नहीं आते। क्योंकि जैसे मैंने 3 कारण बताए, जिस पर बलात्कार किया जाता है वो बेचारे ऐसे सोचते हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, सोसाइटी का खौफ होता है। तो ये पोर्नोग्राफी की वजह से इतने बलात्कार सामने आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि जितने भी लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं वो सब बलात्कारी होते हैं, लेकिन कनेक्शन तो ज़रूर है। वो अभी छोटे छोटे बॉम्ब तैयार कर रहे हैं, बड़ा बॉम्ब जब एक साथ इकट्ठा होगा तो फटेगा। जी, हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए जी। तो उसके बारे में भी हमने एक पूरा पॉडकास्ट दिया है जी। लोगों को कि भाई निकलो ये जंजाल से, निकलो, ये बहुत ही ये मतलब गंदी है, ये चीज़ गंदी है। इसकी अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है। यस, बहुत ही ज़रूरी। अब मैं आपको पोर्नोग्राफी से अतिरिक्त भी और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आज कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर, जब आप आज की अमूमन फिल्म मूवीज़, आज की अमूमन OTT सीरीज़ आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ, मैं सभी मूवीज़ की बात नहीं करता। कोई मूवीज़ अच्छे भी होते हैं और हर एक इंडस्ट्री में अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ OTT सीरीज़ की बात करता हूँ। होता क्या है कि एक महिला दिखाई जाएगी, वो अपना 90% कपड़ा उतारकर उस फिल्म में नाचेगी। अब लोगों को गंदगी चाटने में रस है और इन लोगों को गंदगी चटाने में रस है। उनको अपनी मूवीज़ हिट होनी चाहिए, इसलिए ऐसे न्यूड सीन्स, ऐसे सेक्सुअल सीन्स दिखाएंगे और लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझकर ये गंदगी चाटते रहते हैं। लोग इतने भुक्कड़ है कि यदि आप उनको कहेंगे भैया ये बाहर से गुलाब जामुन दिखता है लेकिन अंदर मल मूत्र भरा हुआ है, वो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, बाहर से गुलाब जामुन देखना चाहिए, वो खा लेगा। लोग इतने कामासक्त हो चुके हैं, आप इनको कहेंगे कि भैया ये जो शरीर बाहर से जो आकर्षक लगता है ना, वो अंदर से मल मूत्र से भरा है, वो कहेगा भैया बाहर से माला माल और टनाटन दिखना चाहिए, अंदर क्या भरा हुआ उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसे केस सामने आते हैं। इससे भी मैं आगे बताता हूँ कि पहले के ज़माने में यदि किसी को वेश्या के पास जाना हो तो चोरी चोरी, छिपके छिपके, रात में, परिवार में किसी को भी मालूम न पड़े, ऐसे इंसान अकेला तवाइफ के पास जाता था। आज क्या आलम हुआ है, इंसान अपने ही घर पे, अपने ही रूम में, अपने ही बेड में, अपने ही स्मार्टफोन पर दुनिया भर की तवायफों को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। इससे भी आगे अब ऐसा ज़माना आया है कि कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हम OTT सीरीज़ देखने के लिए जा रहे हैं। वाकई में देखने के लिए क्या जाते हैं? पोर्नोग्राफी। क्योंकि आज की कुछ OTT सीरीज़, मैं रिपीट करता हूँ, सभी की बात नहीं करता, कुछ OTT सीरीज़ पोर्नोग्राफी का ही पर्याय बन चुकी है। सही है। आज ऐसी OTT सीरीज़ आती है कि उसमें पोर्नोग्राफी लबालब भरा हुआ होता है और उसको देखकर कभी कभार लोग बलात्कार करने की प्रेरणा ले लेते हैं। 75 साल के बूढ़े भी ऐसी OTT सीरीज़ देखकर कभी कभार बलात्कारी हो जाते हैं। 10 साल के लड़के भी ऐसी OTT सीरीज़ देखकर कभी कभार बलात्कारी हो जाते हैं। आज कुछ ऐसी OTT सीरीज़ सामने आई है, मैं सबकी बात, मैं रिपीट करता हूँ, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि उसमें ऐसा दिखाया जाता है, एक पुरुष अपनी ही भाभी के साथ, एक बूढ़ा अपनी ही पुत्रवधू के साथ, बहन अपने ही जीजा के साथ रंगरेलियां मनाता है। इससे भी आगे ऐसी जलील OTT सीरीज़ में दिखाया जाता है कभी कभार कि भाई अपनी ही सगी बहन के साथ, पुत्र अपनी ही सौतेली माँ के साथ
बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ व्यभिचार करता है। तो ऐसे छुपे बलात्कारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं। हम जो बलात्कार करते हैं उनको ही देखते हैं, लेकिन छुपे बलात्कारियों को कौन पैदा करते हैं वहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता। रूट कोज पे हम नहीं जाते और हम नहीं सोचते जाते भी नहीं है। जहाँ जब ये मतलब 5, 10 या 12, 15 दिन की बात रहती है, जब बड़ा कोई मामला सामने आता है, पूरा देश उसके बारे में बात करता है, तब साथ में हम भी बात कर लेते, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। जी। फिर वैसे का वैसे ही फिर हम रूटीन में चले जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें जानना चाहिए कि भाई क्यों होता है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी। हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या रिवॉल्यूशन लाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते, कोई सोचते नहीं है। तो जहाँ तक हम यूट्यूब मतलब आज भी अगर आप कलकत्ता रेप केस के बारे में सर्च करेंगे, कई सारे ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कलकत्ता रेप केस के केस स्टडी बताएंगे। इन शॉर्ट में बताऊं तो ये हुआ, ये हुआ, इसने ये किया, वो संजय जो भी है गुनहगार, वो शैतान जो है, उसके बारे में बताएंगे, उसकी हिस्ट्री खोलेंगे, ये उसमें पुलिस वाला था, मतलब वॉलंटरी पुलिस वाला था, इसमें ये है वो। लेकिन कहीं भी ये जो घटनाएं बनती है उसके रोक लगाने के लिए, मेंटालिटी चेंज करने के लिए कहीं भी मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं पढ़ा। पूरा देश आज बात कर रहा है कि ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसी घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए थी, इसको ये सब उसको ब्लेम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटालिटी चेंज करने के बारे में कहीं ना कहीं हमें आगे जाके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या हमें सावचेत रहना पड़ेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स और ऐसी कुछ ऐसी सीरीज समाज के हर पुरुष को संभवित बलात्कारी बना देते हैं। संभवित बलात्कारी, मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे देख कर समाज का हर पुरुष संभवित बलात्कारी बन जाता है। मेरा ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम जरूर होगा लेकिन मुकम्मल यथार्थ है। सही है, वो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। वो बात जरूर है कि हम जब ये सब OTTs देखने वाले या फिर ये पोर्नोग्राफी देखने वाले सब बलात्कारी नहीं है जी, वो नहीं है, सब बलात्कारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि परिवार में भी ऐसे किस्से सामने आते हैं कि 75 साल का बूढ़ा अपनी ही पुत्रवधू को गलत दृष्टि से देखता है, भाई अपनी ही बहन को, पिताजी अपनी ही पुत्री को। अब इन जलील बलात्कारियों को कोई तो पैदा करता होगा ना, कुछ वहां से तो उनको प्रेरणा मिलती होगी ना, कैसे उसके माँ बाप ने तो बहुत ही अच्छा बेटा जी, राजा बेटा पैदा किया था। अभी साहिल जी मैं आपको बताता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे कई किस्से सामने आते हैं एक्सट्रीम रेपिस्ट के, जिसमें जैसे मैंने बताया कि पिता अपनी ही पुत्री पर बलात्कार करता है, भाई अपनी ही बहन पर। तो ऐसे लोगों पर एक रिसर्च किया गया था कि इन लोगों को ऐसे एक्सट्रीम जो बलात्कार के केस होते हैं उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, अक्सर लोगों का ये कारण था कि ओवर एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स, ओवर एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स। इसीलिए ही जब मैं ये पढ़ता था ना तो मुझे वेद व्यास जी का ये श्लोक याद आ गया। उन्होंने कहा है ना कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये रियल कहानी है जिसमें जब भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेखन कर रहे थे जैमिनी ऋषि के पास, तो उन्होंने ये श्लोक बोला तो जैमिनी ऋषि ने कहा कि मैं इस श्लोक से सहमत नहीं हूँ। इस श्लोक में भगवान वेद व्यास जी ये कहते हैं कि इंसान को अपनी माता, अपनी बहन, अपनी ही माता और अपनी ही बहन के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि मैं इस श्लोक से सहमत नहीं हूँ। वेद व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, जगह खाली छोड़ दो। फिर एक दिन ऐसा होता है, जैमिनी ऋषि, एक दिन भयंकर बारिश आती है, जैमिनी ऋषि कुटिया में सोते हैं और अचानक यकायक उनकी ही सगी बहन दरवाजे पर दस्तक देती है। जैमिनी ऋषि दरवाजे को खोलते हैं, उनकी बहन गीली हो चुकी थी बारिश के कारण। जैमिनी ऋषि कहते हैं बहन आप अंदर आ जाइए, मैं बाहर जाके सोता हूँ। वो बाहर जाके सोता है, लेकिन जैसे बाहर बवंडर आंदोलित हो रहे थे उनके अंदर भी अय्याशी के बवंडर आंदोलित होने लगे। जैमिनी ऋषि अपनी ही सगी बहन के साथ बातें करने लगे। फिर जैमिनी ऋषि की काम वासना इतनी उत्तेजित हो गई
कि वो बहन को कहते, बहन आप दरवाज़ा खोलो, हम एकांत में बातचीत कर पाएंगे। बहन समझ गई कि उनका इरादा विशुद्ध नहीं है। जैमिनी ऋषि कुटिया के ऊपर चढ़ गए, कुटिया से ऊपर से वो छलांग लगाने गए अपनी बहन का स्पर्श करने के लिए। जैसे ही छलांग लगाते हैं, भगवान वेद व्यास जी की सफ़ेद दाढ़ी उनके हाथों में आती है। लज्जा और हया से उनका सर झुक गया, बहुत ही नादीम हो चुके। फिर भगवान वेद व्यास जी ने इतना ही कहा, अब श्लोक लिख ले। तो ये जो बात है ना, आज हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी बातें उल्लेखित होती हैं बिना वजह की नहीं होती। सही है। आज जैमिनी ऋषि को भी ऐसी शंका हुई, तो ऐसे कई लोगों को आज शंका होती है कि भाई ये लोग क्यों कहते हैं कि अपनी ही बहन के साथ, अपनी ही माता के साथ आपको एकांत में नहीं रहना चाहिए। तो इसका कारण ये है, भगवान स्वामीनारायण ने भी शिक्षापत्री करके एक बहुत ही बखूबी ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने शिक्षापत्री के 136वें श्लोक में इस बात का उल्लेखन किया है, मात्रा स्वत्रा दुहित्रा वा विजने तु वयस्थया अनापदी न तैहि स्थेयम कार्यम दानम न योषितः। इसमें भी उन्होंने यही बात बताई है कि अपनी ही सगी बहन और माता के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। लोग आज इस बात से भले ही सहमत न हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे शास्त्रों का जो रिसर्च है ना, वो सबसे पुरातन और सबसे अद्यतन भी है। लोग भले ही इस बात से सहमत न हो, लेकिन ये 100% सच्चाई है। आज कुछ मूवीज़ में ऐसा भी दिखाया जाता है, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ मूवीज़ में यदि आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं किसी महिला को, तो फिर वो महिला भले ही शादीशुदा हो, भले ही किसी की महबूबा हो, किसी की धर्मपत्नी हो, फिर भी आपका प्रेम उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब प्रेम की ऐसी घटिया और जलील डेफिनेशन करने वाले लोग क्या छुपे बलात्कारी नहीं है? ये लोग समाज को कैसे कह सकते हैं कि आप सही तरीके से जी रहे हैं? प्रेम की ही ऐसी घटिया डेफिनेशन करते हैं। यदि भले ही कोई महिला किसी की पत्नी हो, यदि आप उसको सच्चा प्रेम करते हैं तो वो महिला आपकी हो जाएगी। ऐसे लोग ही छुपे बलात्कारियों को पैदा करते हैं। इसीलिए पोर्नोग्राफी और कुछ OTT सीरीज भी ये कारण है रेप के केस जो सामने आते हैं। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ न्यूज़ चैनल्स भी आधा पोर्नोग्राफी हो चुकी है। हमारे देश में तो अभी अच्छा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ न्यूज़ चैनल्स भी अब आधा पोर्नोग्राफी दिखाती है। वहाँ पर ऐसे ही न्यूज़ एंकर्स को हायर किया जाएगा जो अधिक से अधिक अपने जिस्म की नुमाइश कर सके। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ न्यूज़ चैनल्स को लोगों को सच्चे समाचार दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको तो TRP मिलनी है। अब TRP भैया कैसे मिलेगी? वो जानते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। उनको ऐसी कोई महिला चाहे जिनके कपड़े नीचे से थोड़े ऊपर हो, ऊपर से थोड़े नीचे हो, ऐसी कोई एंकर आकर उनको न्यूज़ परोसे। अब लोगों को चाहिए मनोरंजन, इनको चाहिए TRP, दोनों का काम हो जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं या फिर किसी का जिस्म देखने के लिए। अब ऐसा ज़माना आ चुका है कि न तो आप कुछ OTT सीरीज़ फैमिली के साथ देख सकते हो और ना ही कुछ न्यूज़ चैनल्स। अभी थोड़े समय पहले की मैं आपके बात करता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक न्यूज़ चैनल्स में ऐसा हेडलाइंस लिखा था। मैं लड़की का नाम बदल कर बोलता हूँ, लेकिन उसमें लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, दिस कर्स ऑफ संगीता विल मेक यू ड्रूल। अब ड्रूल अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या है जानते हो? लार टपकाना। इसमें ऐसा लिखा था कि संगीता की सुंदरता देखकर, संगीता का हुस्न देखकर, संगीता का कुम्हार देखकर आपकी लार टपकना शुरू हो जाएगा। ये एक न्यूज़ चैनल्स बात करती है, कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट ये बात नहीं करती। अब न्यूज़ चैनल्स भी ऐसा ही दिखाती है, तो पोर्नोग्राफी तो बात ही क्यों करना? आज हर एक चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए महिला को ही शिकार बनाया जाता है। सही है। आप देखेंगे, फिर वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, वेबसाइट्स के ज़रिए हो, टीवी चैनल्स के ज़रिए हो, या फिर 5 स्टार होटल पर आगे फ्रंट डेस्क पर बैठाई गई कोई महिला हो। आप देखेंगे कि अक्सर रोड पर लगाए गए होर्डिंग्स पर भी यदि किसी जूते या कपड़े का भी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन करना हो, तो उसमें होगा क्या? एक आधी नंगी लड़की महिलाएं दिखाई जाएगी, जिनके कपड़े नीचे से थोड़े ऊपर हो, ऊपर से थोड़े नीचे हो। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग अपने जूते या कपड़े का एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी महिला का। अरे इससे भी आगे ये हो चुका है
कि पुरुषों का रेजर का भी विज्ञापन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक महिला आकर अपनी अदाएं न बिखरे। सही है। पुरुषों के अंतर वस्त्र का विज्ञापन भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक महिला आकर अपने जिस्म की नुमाइश न कर सके। पुरुषों का बनियन का विज्ञापन हो, चड्डी का विज्ञापन हो, फिर भी उसमें एक आधी नंगी महिला दिखाई जाएगी। तो इसका भी ये एक कारण है। पोर्नोग्राफी के साथ इस वजह से भी ऐसे कई केस जो बलात्कार के होते हैं वो सामने आते हैं। लोग ये कहते हैं साहिल जी कि आप बलात्कारियों पर सज़ा इतनी कड़क कर दीजिए, सज़ा इतनी कड़क कर दीजिए कि रेप के केस ही बंद हो जाएंगे। वो तो मैंने भी कई बार सुना है कि अरब कंट्रीज़ में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो वहाँ पे बलात्कार के केस नहीं होते जी। तो मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी कहीं ना कहीं यही मानता हूँ कि अगर इंडिया में ये रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाए कि जैसे ही कोई रेपिस्ट सामने आया, वो मतलब पकड़ा गया, तो उसको तभी ना तभी कोई भी मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं, अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ एविडेंस है तो उसको सजाए मौत सुनाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये डर, ये खौफ, मौत का खौफ, कहीं ना कहीं रेपिस्ट को ये कंट्रोल लाया जा सकता है, रेपिस्ट को। तो ये मैं भी मानता हूँ। तो जी साहिल भाई, वो बात भी आपकी सही है। हाँ। मैं कहता हूँ कि जो भी बलात्कारी है उनको सख्त में से सख्त, कड़क में से कड़क, बहुत ही सीवियर पनिशमेंट देनी ही चाहिए, सजाए मौत भी देनी चाहिए। लेकिन हम कभी कभार सज़ा पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को भूल जाते हैं हम। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि क्राइम की प्रोबेबिलिटी महज सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट पर निर्भर नहीं है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट पर भी है। हाँ, जैसे कि अपराध करने की संभावना सज़ा कितनी कड़क है महज उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन अपराधी की पकड़ जाने की संभावना कितनी है उस पर भी निर्भर है। दुनिया के मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल नागिन का ये स्टेटमेंट है कि यदि आपको रेप के केस कम करने हो, यदि आपको क्रिमिनल्स के केस कम करने हो, तो आपको क्रिमिनल्स की पकड़ जाने की संभावना को बढ़ाना होगा। लेकिन अक्सर हमसे गलती ये हो जाती है कि हम सज़ा पर इतना ध्यान केंद्रित इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को भूल जाते हैं। सज़ा सबसे कड़क होनी ही चाहिए, लेकिन बलात्कारी पकड़ में आ जाए उसकी संभावना को आपको बढ़ाना होगा। ऐसे कई कंट्रीज है, जैसे आपने बताया, जहाँ पर रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, जहाँ पर ऐसे भी केस सामने आए हैं कि एक बलात्कारी 4 दशक तक जेल में रह के आया, 40 साल जेल में बिता के आया, जैसे ही जेल से बाहर आता है वो दूसरी महिला की अस्मत लूटता है। सख्त में से सख्त सज़ा दी गई थी, फिर भी ऐसा किया। तो इसीलिए देखिए बलात्कारी की मेंटालिटी क्या होती है, वो ये कहता है कि आप मुझे सजाए मौत तब देंगे जब आप मुझे पकड़ेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे ही नहीं तो आप मुझे सज़ा कैसे देंगे। उनकी मेंटालिटी ऐसी है। इसलिए ये उसूल हर जगह पर लागू पड़ता है, हर संस्थान में, हर इंस्टीट्यूशन में। यदि आपको अपराधी को पकड़ना है, अपराध के केस कम करने हो, तो आपको सज़ा तो कड़क होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अपराधी की पकड़ जाने की संभावना को भी आपको बढ़ाना होगा। ये वाकई ऐसा ही नियम है। मैं आपको इस पर बात बताता हूँ। देखिए, यदि आपको रेप के केस कम करने हो तो रेपिस्ट की क्या मेंटालिटी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको बलात्कार के केस कम करने हो तो बलात्कारी कौन सी मेंटालिटी से रेप करता है वो भी समझना होगा। हम पूरा ध्यान सज़ा पर ही इतना केंद्रित कर देते हैं कि कभी कभार दूसरे पहलू को भूल जाते हैं। अब बलात्कारी क्या करता है, वो इतना शातिर होता है, इतना बुद्धिमान होता है कि वो अपनी पूरी शक्ति अपराध करके कैसे पकड़ में ना आए उस पर अपना दिमाग लगा देता है। वो ये कहता है आप मुझे पकड़ेंगे तब सज़ा देंगे ना। देखिए इसमें हमारी गलती क्या होती है, हम कभी कभार मेन गेट पर मुकम्मल सिक्योरिटी तैनात कर देते हैं, ये सोचकर कि बाहर का चोर अंदर भी ना आ सके, और यदि चोर अंदर चला गया हो तो वो बाहर ना आ सके। सही बात है, लेकिन चोर इतना शातिर होता है कि वो पिछले वाले दरवाजे से आता है, सब कुछ लूट कर चला जाता है, और हम ये सोचते हैं, हम इस वहम में रहते हैं कि भैया हमारे यहाँ चोरी ही नहीं होती। वैसे ही बलात्कारी ऐसा करते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे गांवों में और शहरों में बलात्कारी है जो कई महिलाओं की अस्मत लूट कर चले गए, कभी सामने ही नहीं आए।
और हम इस वहम में रहते हमारे यहाँ बलात्कार ही नहीं होते। कभी कभार ऐसा भी केस सामने आते हैं कि 5 चोर आते हैं, एक साथ चोरी करते हैं, और इसमें से मान लीजिए कि एक चोर को मेन गेट से पकड़ लिया, तो हम ये कहते हैं, मीडिया में ये न्यूज़ आ जाते हैं कि भैया हमने एक बलात्कारी को पकड़ लिया, एक चोर को पकड़ लिया और उसको मौत की सज़ा दे दी। लेकिन बाकी के जो 4 चोर थे वो पिछले वाले दरवाजे से सब लूट कर चले गए, उसके विषय में कोई न्यूज़ के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे भी भयानक बात ये है, बाकी के जो 4 चोर थे वो जो सब कुछ लूट कर चले गए, वो वहाँ तक परिसीमित नहीं रहेंगे, वो और भी जगह पर जाकर और भी लूटते रहेंगे। वैसे ही बलात्कारियों के मामले में भी ऐसा ही है। बलात्कार ने एक बलात्कार किया, पकड़ा नहीं गया, वो एक बलात्कार से रोकेगा नहीं, वो कई महिलाओं पर बलात्कार करने का ट्राई करेगा, और कभी कभार सक्सेसफुल होता है तो और भी करता रहता है। इसीलिए ही यदि आपको चोरी के केस कम करने हो तो आपको महज मेन गेट पर नहीं लेकिन पूरे कैंपस में सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ेगी। वैसे ही यदि आपको बलात्कार के केस कम करने हो तो महज सज़ा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सज़ा के साथ साथ अपराधी की पकड़ जाने की संभावना पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बात है। इसीलिए ये रिसर्च में प्रूव हुआ, ये डैनियल नागिन का ये रिसर्च है कि आपको क्राइम जो करता है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो क्राइम करता है उसकी पकड़ जाने की प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। अब इससे भी आगे मैं साहिल भाई आपको बताता हूँ कि देखिए जो बलात्कार होते हैं ना, उसमें कभी कभार, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ लेकिन माँ बाप की भी कभी कभार जिम्मेदार हो सकते हैं, होते ही है, ऐसा मैं नहीं कि हो सकते हैं। आज आप देखेंगे कि 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को ऐसे अश्लील मूवीज़ के गीत पर नचाते हैं और माँ बाप कहते हैं ये कला है। अरे खाक कला है, आग लगे ऐसी कला को। कभी कभार ऐसी 8-8, 10-10 साल की बच्चियों को ऐसी भाव भंगिमाएँ दिखाई जाती है कि लोग उनका हुस्न देखकर ताली बजाते हैं, और ऐसे ही नीचे घटिया लोग जज बनकर बैठे और वो ताली बजाते हैं। और ये सब क्यों किया जाता है जानते हो? प्रसिद्धि और दौलत के लिए। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को जो बच्चों से मासूमियत छीन रहे हैं। देखिए, मैं नृत्य का खंडन नहीं करता। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नृत्य हमेशा भगवान को समर्पित रहा है। नटराज है ना हमारे पास। जी, लेकिन जिस नृत्य में हमारी अय्याशी बुलंद हो, किसी की काम वासना बुलंद हो, ऐसे नृत्य पर आग लगाना चाहिए। पवित्रता कहीं कहीं दूर तक नजर नहीं आती। और माँ बाप कहते हैं कि भैया हमारे बच्चे नृत्य सकते हैं। अरे बच्चे तो अभी आप हो, आप शायद बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए होंगे, लेकिन आपकी मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभार माँ बाप से ज़्यादा बच्चों में मैच्योरिटी बढ़ जाती है। इससे भी आगे मैं साहिल भाई आपको बताता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज के कोई सुपर कूल कंटेम्पररी मॉडर्निस्टिक और स्नेजी लोगों को मेरी ये बात शायद इतनी पसंद में आए या ना आए, लेकिन रिसर्च में ये भी आता है सामने है कि कभी कभार आज की जो हमारी आधुनिक वेशभूषा है, जिसमें अधिक से अधिक जिस्म की नुमाइश की जाती है, वो भी बलात्कार के जिम्मेदार हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि होते ही है, हो सकते हैं। हर मतलब केस में ये ज़रूरी नहीं कि यही फैक्टर, यही फैक्टर है, लेकिन एक गुंजाइश हो सकती है, असर कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है जी, कहीं ना कहीं। जैसे कि, और ये बात सिर्फ महिलाओं पर परिसीमित नहीं है। हाँ सही है, मर्दों के लिए भी ये बात इतनी ही लागू पड़ती है। आज कुछ ऐसे सुपर कूल लोग होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जितने कम कपड़े पहनेंगे उतने अधिक सुंदर दिखेंगे। वो ऐसा सोचते हैं। कभी कभार लोगों की जहन में ऐसा होता है कि वो दूसरों की नज़र में सेक्सी दिखने के लिए, दूसरों की नज़र में सुंदर देखने के लिए, आकर्षित दिखने के लिए कम से कम कपड़े पहनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और ऐसे लोग अपनी ही गुलामी अपने ही हाथों से अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि आपको हर दिन ये सोचकर कपड़े पहनने पड़ते हैं, इस लड़की को कैसा लगेगा, इस लड़के को कैसा लगूंगा। अरे भैया, भगवान ने आपको जैसा बनाया है आप सुंदर ही दिखते हो। ऐसा नहीं है कि आप कम कपड़े पहनेंगे तो सुंदर दिखेंगे। जो लोग सुंदर दिखने के लिए कम कपड़े पहनते हैं ना, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा फूहड़ है। इससे भी आगे मैं आज बात बताता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, सभी महिलाओं की मैं ये बात नहीं करता, लेकिन कुछ महिलाओं को आज पतिव्रता शब्द भी गाली लगता है, मर्यादा शब्द भी आज बंधन लगता है।
कभी कभार कुछ कुछ महिलाओं में, सभी की बात नहीं करता, मैं रिपीट करता हूँ, कुछ कुछ महिलाओं ऐसा सोचती है कि हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस मंडी, जिस बाजार में जाए वहाँ पर हर मर्द हमें देखकर आकर्षित होना चाहिए। महज उनका पति उनको देखकर आकर्षित हो, उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फैक्टर के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। और मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि भैया आपने शादी तो एक मर्द से की है, तो ये पर पुरुष प्रसन्न वाली बात कहाँ से आ गई? और ये बात इतनी ही मर्दों को भी लागू पड़ता है। कोई मर्द मान लीजिए कि शादीशुदा है, तो वो अपने 6 एप्स बनाएगा, अपनी छाती दिखाएगा, अपनी बाहुओं दिखाएगा। वो ऐसा सोचता है कि मैं जिस गली, मोहल्ले, मंडी में जाऊँ वहाँ पर हर महिला मुझे देखकर आकर्षित होनी चाहिए। तो ये बेवकूफ़ी है। सही है। मैं रिपीट करता हूँ, बात ये मर्दों को भी इतनी ही लागू पड़ती है। कभी कभार आप देखेंगे कि मर्द 6 एप्स बनाते हैं, तो हेल्थ का ही कारण होता है ऐसा नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं हमें देखकर आकर्षित होनी चाहिए। कई जिमबाज पुरुष जो जिम में जाते हैं, सभी की मैं बात नहीं करता, कोई कोई ऐसे पुरुष जिम में जाकर अपनी लंबी चौड़ी छाती बनाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं हमें देखकर आकर्षित होनी चाहिए। मैं ये रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जितने भी लोग कम कपड़े पहनते उस पर ही बलात्कार होता है, या फिर जितने भी लोग बलात्कारी होते हैं वो कम कपड़े पहनने वाले लोगों पर ही बलात्कार करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात इग्नोर करने जैसी भी नहीं है। 2012 में जो निर्भया रेप कांड हुआ था, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उसका एक रेपिस्ट का ये स्टेटमेंट है। जब उसको पूछा गया आपने रेप क्यों किया, तो उसका एक स्टेटमेंट, एक बयान ये था, वो रेपिस्ट ऐसा कहता है कि महिलाएं मिठाई की डिब्बे जैसी है, यदि आप उसको खुला रखोगे तो चींटियां आएगी। अच्छा, ये एक रेपिस्ट का स्टेटमेंट है कि महिलाएं मिठाई के डिब्बे जैसी है, यदि आप उसको खुला रखोगे तो चींटी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कारण भी इग्नोर करने जैसा नहीं है। अब आजकल साहिल भाई, कोई पति देव भी इतने उदार हो चुके हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी धर्मपत्नी की सुंदरता का लाभ सबको मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ भैया सबको बांटनी चाहिए। तो होता क्या है, ये रिसर्च कहता है, होता क्या है कि वो मान लीजिए कि अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं पर घूमने गए, यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्विट्ज़रलैंड में कहीं बीच पर गए, तो अपनी ही बीवी की आधी नंगी तस्वीरें व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे। और उनका ये करने का मकसद क्या है जानते हो? वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हमें क्या चीज़ मिली, आप देख लीजिए हमें क्या माल मिला है, हमें कितनी खूबसूरत बीवी मिली है। दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हम कितना माला माल हैं। और फिर होता क्या है कि जब पतिदेव अपनी ही बीवी की आधी नंगी तस्वीरें जब व्हाट्सएप स्टेटस पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो कोई गैर मर्द उनकी महिला की सुंदरता को देखकर आकर्षित होता है। फिर ये पतिदेव कहते हैं भैया आप मेरी बीवी को देखकर क्यों लाड टपकाते हो, आप मेरी बीवी को देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, उनको क्यों खरीदना चाहते हैं। तो ये बंदा क्या कहता है फिर, भैया आप ही अपनी ही बीवी की इश्तिहार करते हो, आप ही उनको मार्केट में रखते हो, उनको एग्जीबिशन में रखते हैं। अब ये तो भैया बात स्वाभाविक है, आप किसी भी चीज़ को मार्केट में रखेंगे, एग्जीबिशन में रखेंगे तो लोग खरीदने भी आएंगे। फिर पति देव दूसरे मर्द का गलती निकालते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए गलती हमारी भी होती है इसमें। मैं इस पर आपको एक रियल बात बताता हूँ, भारत की ही बात मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, शायद 2 साल हो गए। एक पति पत्नी थे, वो घर पे रहते थे। अब पति को अपने ही पिताजी पर शंका हो रही थी उनके चारित्र के विषय में। तो पति ने, उनके पुत्र ने जैसे ही शादी कर ली, वो नए घर में शिफ्ट हो गए और पिताजी के लिए उन्होंने एक नया घर दे दिया। पुत्र बहुत ही विवेकी था, उसने सोचा कि मेरे ही पिताजी की गलत दृष्टि मेरी बीवी पर न पड़े, इसलिए वो अलग घर में रहने के लिए चला गया। ये रियल दास्तान मैं आपको सुनाता हूँ। और पिताजी को उन्होंने नया घर खरीद के दे दिया। लेकिन उनके जो बाप थे वो इतने कामुक थे, पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड थे। और उनका ये जो पुत्र था उसकी नई शादी हुई थी, तो वो अपनी धर्मपत्नी के साथ किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमने के लिए गया। हालांकि पुत्र बहुत ही संस्कारी था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ जो घूमने के लिए गए थे ना, तो उनके जो बीच पर गए हो वो सब फोटोज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालता रहता था, इंस्टाग्राम पर डालता रहता था, फेसबुक पर डालता रहता था। और यहाँ पर भारत में उसी का पिता उसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखकर रहता है कि अपना ही पुत्र अपनी बेटी के साथ क्या क्या करता है।
उनके जो जो फोटोज़ थे वो सब देखकर यहाँ पर भारत में जो ये बाप बैठा था उनकी अय्याशी उत्तेजित होती जा रही थी। वो बाप इसी की संभावना देख रहा था कि जब भी उसका बेटा बाहर जाए मैं उसका लाभ उठाऊंगा। एक दिन होता क्या है कि हनीमून मनाकर ये पति पत्नी आते हैं। अब ये जो पुत्र था वो बहुत ही रईस परिवार में से आ रहा था। वो बिजनेस ट्रिप के लिए दुबई में जाता है, एक हफ्ते के लिए जा रहा था। उसके पिता को यहाँ पर मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र अब दुबई एक हफ्ते के लिए जा रहा था। उसका पिता का जो घर था वो 5 मिनट की ही दूरी पर था। वो अपनी ही पुत्र वधू के घर पे आता है और कहता है, बेटे मेरे लिए आज तुम मंचूरियन बना था, कई दिनों से तेरे घर पे नहीं आया। अब ये जो पुत्र की जो पत्नी थी ना वो बहुत ही विवेकी थी और अपने पिताजी की बहुत ही इज्जत करती थी। उसने उनके पिताजी के लिए मंचूरियन बनाया, साथ में कुछ जूस बूस भी दिया। फिर ये एक ही टेबल पर भोजन के लिए बैठते हैं। फिर ये पिता अपनी ही पुत्र वधू को कहता है, बेटा आज मैं तेरा ही बनाया हुआ तेरे ही तू मुझे मुंह में देकर खिला। तो पुत्र वधू तो बहुत ही निर्दोष थी। उसने सोचा मेरे पिताजी को मैं अपने ही हाथों से मुंह में देकर खिलाऊंगी। खिलाने लगी। जैसे ही ये बूढ़ा मंचूरियन खा के और भी आसक्त हो गया। ये वेस्टर्न फूड तो है, उनका प्रभाव राजस प्रभाव होता है, तामस प्रभाव है। लोगों को आज सात्विक खुराक खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा मंचूरियन, पिज़्ज़ा, जंक फूड खा के और भी उनकी काम वासना को उत्तेजित करते हैं। फिर अपनी ही पुत्र वधू का हाथ अपने ही हाथों से पकड़कर उसको रूम में ले जाता है, अपने ही पुत्र की बेडरूम में ले जाता है और अपनी ही पुत्र वधू के साथ जलील हरकत करता है। एक हफ्ते के बाद जब उसका पुत्र दुबई से वापस आता है तो ये जो लड़की थी बेचारी अपने पति को कुछ कह नहीं सकती। वो ऐसा सोचती मैं अपने पति को ये कैसे कह सकती। उसने लज्जा की बदौलत अपने पति को ये घटना नहीं सुनाई। उसका पति फिर दूसरी ट्रिप के लिए मालदीव्स जाता है। फिर वही बूढ़ा आता है, लेकिन इस बार पुत्र वधू बहुत ही चौकन्ना थी, दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं थी। वो बूढ़ा आता है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और दूसरी बार अपनी ही पुत्र वधू के साथ जलील हरकत करता है। लेकिन इस बार ऐसा होता है जैसे ही वो बूढ़ा बाहर जाता है, ये लड़की, उसकी उम्र शायद 30 साल की थी, अभी नई नई शादी हुई थी, सुसाइड करके मर जाती है। और सुसाइड नोट में वो पूरा कारण लिख के जाती है। उनका पतिदेव मालदीव से वापस फ़ौरन आता है और अपनी नोट पढ़ता है। अपनी नोट पढ़कर उसमें जो पुत्रवधू ने लिखा था कि अपने ही पिताजी ने उनके साथ कैसी जलील हरकतें की। उस बूढ़े को पुलिस ने बुलाया और फिर उसको पूछते कि ये करने का कारण क्या है। अब मेरे ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि वो बूढ़े ने जो कारण बताया ना, वो सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। आप कहेंगे कि स्वामी जी इस पर इतना अटैक क्यों करते हैं, लेकिन इसका कारण ये है, वो बूढ़ा कहता है कि मैं अपने व्हाट्सएप पर हर दिन मेरे पुत्र का व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था। मेरा पुत्र अपनी बीवी के साथ कहीं पर घूमने गया है, उसकी आधी नंगी तस्वीरें मैं देखता रहता था, पोर्नोग्राफी देखता रहता था। उसकी वजह से मैं अपने ही पुत्र वधू को देखकर आकर्षित हो गया और उसको देखकर मैं अपनी अय्याशी को कंट्रोल नहीं कर सका और ऐसी हरकत करनी पड़ी। इसीलिए ही साहिल जी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी है ना वो गलत नहीं होती। देखिए मैं भी साइंस का इंसान हूँ, हमने भी न्यूरो साइंस में पढ़ाई की, लेकिन मैं शास्त्रों को सबसे आगे रखता हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री के 161वें श्लोक में ये बात लिखी है, नरेक्षण नाभ्यु रुकु चानुत्तरिया चनो भवेत। ये महिलाओं के लिए लिखा है, नरेक्षण नाभ्यु रुकु चानुत्तरिया चनो भवेत। इसका अर्थ ये है कि बहनों को अपनी नाभि, अपनी छाती और अपनी जांघ कोई दूसरे पुरुष देखे ऐसे उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इसके भी कारण हो सकते, मैं ये नहीं कहता कि हर बलात्कार इसकी वजह से ही होते हैं, मैं आपको बैलेंस तरीके से बात करता हूँ। ये एक कारण हो सकता है बलात्कार होने का। स्वामी जी ये तो हमने मतलब बात की कि ये फैक्टर हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है, इसकी वजह से होता है, ये होता है। तो हर जगह मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन ये भी मायने रखता है। ये जो रेपिस्ट की मेंटालिटी को बढ़ावा देना या फिर उसको ट्रिगर करना या फिर कोई
मैं ये बोलूँगा कि जब हमने ये पॉइंट के बारे में बात की कि जब अंग प्रदर्शन होता है तो उसकी वजह से भी रेपिस्ट ट्रिगर होता है, लेकिन हर लोग के माइंड में ये थॉट नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ डिफरेंस रहता है एजुकेशन का। क्या ये आपके हिसाब से सही है कि एजुकेशन भी ठीक तरह से होनी चाहिए, एजुकेशन में भी ये पॉइंट्स लाने चाहिए कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं सोचना है? तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? जी साहिल जी, जो आपने बताया कि एजुकेशन इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, जितने भी रेप के केस सामने आते हैं ना, उसका मूल कारण क्या है जानते हो? अज्ञानता। जो इंसान जितना अज्ञानी होगा ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करेगा। ये जितने भी रेपिस्ट होते हैं ना, उनके पास सही ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान की अनुपस्थिति होती है, वो अज्ञानी होते हैं। और मैं यहाँ पर जब ज्ञान की बात करता हूँ ना, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको चाहिए एजुकेशन। अब मैं जब एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर उस एजुकेशन की बात नहीं करता 50 - 25 = 25, 80 - 20 = 60, महज उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पर सद्विद्या बेस्ड एजुकेशन की बात करता हूँ। संस्कार और चारित्र बेस्ड एजुकेशन की मैं बात करता हूँ। जैसे कि हमारी पुरातन संस्कृति में जो गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम थे, आप इसलिए ही भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा है कि पृथ्वी पर आपको सद्विद्या का प्रवर्तन करना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग सही गुरुकुल परंपरा से शिक्षित हुए हैं ना, वो लोग कभी भी किसी का सेक्सुअल वायलेंस नहीं करेंगे। अक्सर लोगों की मैं ये बात करता हूँ, इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की मैं ये बात करता हूँ। आज जितने भी बलात्कार के केस सामने आते हैं ना, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में से शास्त्रों का ज्ञान हटाया जाता है। आप देखेंगे कि पहले की जो गुरुकुल परंपराएं थी ना, उसमें बच्चों को छोटी उम्र से ही क्या सही गलत है, आप देखेंगे कि वेदों, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था। इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से भी ये मालूम पड़ जाता था कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन आज आलम ऐसा हुआ है कि आज कौन सी स्कूल और कॉलेज में ये ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है कि हमें सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। आज आलम ऐसा हुआ है कि आज स्कूल और कॉलेजेस में आज S फॉर शिव भी नहीं कह सकते, K फॉर कृष्णा भी नहीं कह सकते, R फॉर राम भी नहीं कह सकते, लेकिन आप D फॉर डोंकी कह सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं यदि आप भगवान का नाम लाएंगे तो आप नॉन सेक्युलर हो जाएंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर यदि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में से भगवान को ही हटा देंगे, शास्त्रों को ही हटा देंगे, हमारे सनातन धर्म को ही हटा देंगे, तो सेक्सुअल वायलेंस के केस नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा? सही है। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोगों के पास संस्कार नहीं होते ना, वो लोग शादियां भी महज रूप रंग देखकर करते हैं, प्रेम भी सेक्स के लिए ही करते हैं। अब जहाँ पर महज रूप रंग देखकर शादियां होती है ना, वहाँ पर साहिल जी मैरिटल रेप्स सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, मैरिटल रेप्स, मतलब सब शब्द तो समझ में आ रहा है। मैरिटल रेप्स, मैरिटल रेप क्या ये होता है? जी, मैरिटल रेप मने इसका इंग्लिश शब्द है, इसका डेफिनेशन ये है जब पति अपनी ही पत्नी पर बलात्कार करता है। वही मैं सोचूं क्या ये हो सकता है, क्योंकि अभी पति पत्नी तो हम बोलते हैं। देखिए, आप ये सोचेंगे कि पति अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा तो कहाँ पर जाएगा? सही बात है, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब पति या पत्नी की इच्छा न होते हुए भी एक दूसरे के साथ फिजिकल वायलेंस करके, सेक्सुअल वायलेंस करके जब आप उन पर संभोग करते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में मैरिटल रेप कहा जाता है। समझ गया, शुरुआत में ही हमने बोला था जी, बिना परमिशन। जी, ऐसे केस बहुत सामने आते हैं। जब लोग रूप रंग देखकर शादियां करते हैं ना, जब लोग प्रेम भी सेक्स के लिए ही करते हैं ना, वहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस के केस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि भैया रूप का सौदा लंबे समय तक नहीं चलता, एक न एक दिन आपकी जो सुंदरता है, आपका जो हुस्न है, वो सब ढलने लगेगा। फिर क्या होगा? एक दूसरे के स्वभाव टकराएंगे। इसलिए यदि आपके पास एजुकेशन होंगे ना, तो आप महज रूप रंग देखकर शादी नहीं करेंगे, महज सेक्स के लिए शादी नहीं करेंगे, महज शारीरिक शोषण के लिए शादी नहीं करेंगे, लेकिन
एक दूसरे का चारित्र स्वभाव देखकर आप शादी करेंगे। सही देखिए, है। पति बनना कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, पत्नी बनना भी कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आजकल अक्सर लोग सेक्स के सुख के लिए ही शादी कर लेते हैं। और ऐसे पति पत्नी जब बच्चे भी पैदा करते हैं ना, तो उनका बच्चे भी जन्मजात पॉर्न स्टार ही पैदा होता है। अब ऐसे पति पत्नी को मेरे हिसाब से बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब ये बच्चा जैसा ही पैदा होता है अपने फ़ोन में पोर्नोग्राफी देखना शुरू करता है, किसी के लटके झटके देखने में पूरी ज़िंदगी पूरी कर देता है। अब ऐसा बच्चा क्या खाक राष्ट्र सेवा करेगा? सही है। इसीलिए एजुकेशन इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी क्रिटिकल, सिग्निफिकेंट। यदि आपको रेप के केस कम करने हो तो एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी आगे मैं साहिल जी आपको बताता हूँ कि आजकल ये जो अंधाधुंध स्वतंत्रता दी जाती है ना, ओके। वो भी बलात्कार का जिम्मेदार हो सकती है। देखिए, दो किस्म की स्वतंत्रता होती है, अनुशासित स्वतंत्रता और अंधाधुंध स्वतंत्रता। अनुशासित स्वतंत्रता यानी डिसिप्लिन्ड फ्रीडम, और अंधाधुंध स्वतंत्रता यानी कि ब्लाइंड फ्रीडम। ओके। दोनों में बहुत ही अंतर है। अनुशासित स्वतंत्रता यानी कि आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी गंदी वासनाएं आपके नियंत्रण में है, और अंधाधुंध स्वतंत्रता यानी कि आपकी हवस का कंट्रोल, आपकी इंद्रियों का कंट्रोल, आपके मन का कंट्रोल आप पर है। अब आज के लोग ये कहते हैं, फिर से स्वामी जी, फिर से मैं फिर से रिपीट हाँ, करता हूँ, हाँ, चलिए। हाँ, हाँ। अंधाधुंध स्वतंत्रता यानी कि आपके मन का कंट्रोल, आपके मन का, आपकी इंद्रियों का, आपकी हवस आपका नियंत्रण करती है। ओके, अब समझा। और अनुशासित स्वतंत्रता माने आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपकी हवस आपके नियंत्रण में है। समझ गया। अब आजकल के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हमें वोट किसको डालना है ये स्वतंत्रता है, तो हमें फ़ोन में क्या देखना है, कैसे कपड़े पहनना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो भी हमारे पास स्वतंत्रता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मेरी ये तर्क है, आपने शायद अश्वत्थामा का नाम सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य के वो पुत्र थे। तो गुरु द्रोणाचार्य सबको धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो अश्वत्थामा भी एक दिन उनके पिताजी के पास आता है कि आप मुझे क्यों धनुर्विद्या नहीं सिखाते। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, बेटा इसके लिए आपको लायक बनना चाहिए। तो ये अश्वत्थामा को बहुत ही बुरा लग गया, मैं इसका लायक नहीं हूँ। उसने जिद ले ली। गुरु द्रोणाचार्य उसको शिक्षा प्रदान करते हैं धनुर्विद्या। उससे भी आगे अश्वत्थामा ये जिद पकड़ता है, पिताजी आप मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। फिर पिताजी ने कहा, बेटा इसके लिए तो लायक इंसान ही होना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा फिर से जिद पकड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको ये धनुर्विद्या दे दी ब्रह्मास्त्र की, ये कहकर कि इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। अब एक दिन ऐसा आलम होता है कि अश्वत्थामा दुर्योधन को ये वचन दे देता है कि मैं पांडव कुल का नष्ट कर दूंगा। तो अब अश्वत्थामा के बाद एक ही शस्त्र बचा था, जब दुर्योधन मर गया था उसकी ये बात है, ब्रह्मास्त्र बचा हुआ था। तो वो ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए छोड़ता है। तो फिर भगवान वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों आकर अश्वत्थामा को समझा रहे कि ये तू अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। अश्वत्थामा फिर क्या उत्तर देता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसा करना है वो मेरे पर छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान वेद व्यास जी उसको समझाता है, तेरी ये अंधाधुंध स्वतंत्रता पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगी। बहुत समझाते हैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर अश्वत्थामा ये कहता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान है, ब्रह्मास्त्र को अपनी तुनीर में वापस लेने का ज्ञान मेरे पास नहीं है। फिर भगवान वेद व्यास जी और श्री कृष्ण उसको कहते हैं, तो तू इस ब्रह्मास्त्र को ऐसी दिशा में मोड़ दे जहाँ पर जीव सृष्टि न हो, जहाँ पर जल स्तर कोई भी पशु पंखी मात्र कोई भी न रहता हो, वहाँ पर तू इस ब्रह्मास्त्र को मोड़ दे। अश्वत्थामा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग पांडव कुल का नाश करना है, मैंने दुर्योधन को वचन दिया है। भगवान वेद व्यास जी फिर उसको समझाता है, तू अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। फिर वो अपने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ की ओर प्रेरित करता है ताकि पांडव कुल ही नष्ट हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की वजह से उत्तरा का जो गर्भ था, जहाँ से महाराज परीक्षित जन्म लेने वाले थे, उनकी रक्षा की।
अब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अश्वत्थामा ये कहता था कि मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं इस ब्रह्मास्त्र का कैसे उपयोग करना चाहता हूँ वो आप मुझ पर छोड़िए, आप इसमें हस्तक्षेप क्यों करते हैं। तो इसको हम कहते हैं अंधाधुंध स्वतंत्रता। समझ गया। अंधाधुंध स्वतंत्र इंसान खुद तो बर्बाद हो जाएगा लेकिन सबको बर्बाद कर देगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई शराबी बस ड्राइवर है, वो कहेगा मैं तो भैया शराब पी के ही बस चलाऊंगा, और बाकी के जो पैसेंजर्स बैठे बस के अंदर वो कहते हैं इडियट तू खुद तो मरेगा, हम सबको मारेगा। शराबी ड्राइवर कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शराब पी के भी बस चला सकता हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ी कहता हूँ, मैं शराब पीता हूँ ना। तो क्या उसकी अंधाधुंध स्वतंत्रता लाजिम है वहाँ पर? नहीं। वैसे ही अंधाधुंध स्वतंत्रता, खुद जो अंधाधुंध स्वतंत्र इंसान होता है वो खुद तो बर्बाद होता है, सबको बर्बाद कर देता है। अंधाधुंध स्वतंत्रता का पहला दुष्परिणाम ये है कि इंसान खुद तो बर्बाद हो जाता है लेकिन उसके इर्द गिर्द में जितने भी लोग होते हैं ना सबको बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसको स्वतंत्र होकर करना क्या है वो ही मालूम नहीं है। सही है। स्वतंत्रता का सदुपयोग कैसे करना है वो ही उसको मालूम नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं अनुशासित स्वतंत्रता का खंडन नहीं करता यहाँ पर। स्वतंत्र होके आपको करना क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। मालूम होना चाहिए। दुनिया में आज पूरी कायनात को बर्बाद करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी तर्क दी जाती है मालूम है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी। देखिए अंधाधुंध दमन से जितना नुकसान नहीं हुआ ना, मैं रिपीट करता हूँ, अंधाधुंध दमन से जितना नुकसान नहीं हुआ ना, इतना ज्यादा नुकसान अंधाधुंध स्वतंत्रता से हुआ है। जो लोग मूर्ख होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा अंधाधुंध स्वतंत्रता पसंद होती है। वो अंधाधुंध स्वतंत्रता को इसलिए पसंद करते हैं ताकि उनको किसी का गुलाम न रहना पड़े। लेकिन जो लोग अंधाधुंध स्वतंत्रता को पसंद करते हैं ना वो अपनी ही गुलामी अपने ही हाथों से अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि रिसर्च में ये प्रूव हुआ है जो लोग जितने ज़्यादा अंधाधुंध स्वतंत्र होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा निष्फल होते हैं, सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में वही लोग होते हैं। क्योंकि उनके पास शक्ति होती है लेकिन शक्ति कहाँ पर उपयोग करना है वो ज्ञान नहीं होता। ये अंधाधुंध स्वतंत्रता कैसी चीज़ है? मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है और वो टेस्ट मैच खेलने के लिए चला गया है। अब ये अंधाधुंध स्वतंत्र बैट्समैन वो टेस्ट मैच में भी हर बॉल पर छक्का लगाना चाहता है। होगा क्या? बूम बूम बोल्ड, बूम बूम बोल्ड। अच्छा भले ही बैट्समैन हो लेकिन उसके पास ये ज्ञान होना चाहिए कौन से बॉल पर स्ट्राइक करनी है, कौन से बॉल छक्का मारने लायक है, फोर मारने लायक है, कौन से बॉल पर एक रन लेना चाहिए। यदि कोई अंधाधुंध बैट्समैन होगा ना वो हर बॉल पर आगे आके सिक्स मारने लगेगा। तो होगा क्या? जैसे ही अफरीदी को हुआ था, 25 साल वो बंदा क्रिकेट खेला लेकिन औसत 25 का भी नहीं, हर बॉल पर आगे आके छक्का मारना चाहता, 25 के अंदर ही आउट हो जाता। तो अंधाधुंध स्वतंत्रता ऐसी चीज़ है, आपके पास शक्ति होगी लेकिन आपको इसका सदुपयोग करना नहीं आएगा ना तो आप मर जाएंगे। सही। मैं रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पर अनुशासित स्वतंत्रता का खंडन नहीं करता। अनुशासित स्वतंत्रता आपकी तरक्की करेगी और अंधाधुंध स्वतंत्रता आपको निष्फल बनाएगी। स्वतंत्रता का यदि आपको सदुपयोग करना आता है ना तो आप यकीनन सफल होंगे, लेकिन स्वतंत्रता का आपको सदुपयोग करना नहीं आता ना तो वही आपको निष्फल बनाएगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज अंधाधुंध स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग न करें। सही है। इससे भी आगे मैं आपको साहिल भाई बात बताता हूँ। अब मैं आपको इस रेप के केस जो होते हैं ना उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ओके। जो लोग, क्योंकि हमने वो भी बात की कि एजुकेशन में अगर हम सद्विद्या के साथ एजुकेशन दे तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी तो आएगी आएगी। जी सही है, बताइए स्वामी जी। जो लोग जितना ज़्यादा भगवान से दूर होते हैं ना उतने ही ज़्यादा वो दुखी होते हैं। जब इंसान भगवान से दूर होता है ना तो सबसे बड़ा नुकसान उसको क्या होता है जानते हो? उसका कर्तृत्व भाव दृढ़ हो जाता है। कर्तृत्व भाव यानी कि मैं करता हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। इंसान जो जो करता है ना उसका अहंकार, इसको कर्तृत्व भाव कहते हैं। जो अपने आप को जितना कर्ता मानता है ना वो इतना अहंकारी भी होता है और भोगी भी होता है। जो जितना अहंकारी होता है ना वो हर एक चीज़ का कंजम्पशन करना चाहेगा, हर एक चीज़ का वो भोग करना ही चाहेगा, फिर सामने कोई महिला ही क्यों ना हो वो उसका भोग ही करना चाहेगा। जितने भी बलात्कारी होते हैं ना उन सभी का कर्तृत्व भाव बहुत दृढ़ होता है
किसी की समझ में ये वाक्य नहीं आएगा। जितने भी क्रिमिनल्स और बलात्कारी होते हैं ना, वो उनका कर्तृत्व भाव दृढ़ होता है, खुद को ही सब कुछ समझ। जी। मैं आपको बलात्कारी कैसा पैदा होता है ना, उसकी स्पिरिचुअल लिंक आपको मैं समझाता हूँ। इंसान जब भगवान से दूर होता है ना, तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। जैसे ही अहंकार बढ़ता है, उनका कर्तृत्व भाव बढ़ जाता है। जैसे ही कर्तृत्व भाव बढ़ जाता है, वो भोगी हो जाता है। वो हर एक चीज़ को कंजम्पशन की दृष्टि से ही देखेगा, मैं इसका भोग कैसे कर सकूं। और जब उसकी भोग वृत्ति बढ़ जाएगी ना, तो वो हर एक इंसान को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखेगा। वो अपनी पत्नी को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखेगा, दूसरी महिला को भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखेगा। और जब वो हर एक इंसान को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखेगा ना, तो वो अपनी अय्याशी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और एक दिन या तो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करेगा या किसी दूसरी महिला के साथ बलात्कार करेगा। इसीलिए हर एक बलात्कारी तब ही पैदा होता है जब वो भगवान से दूर होता है। मैं रिपीट करता हूँ, हर एक बलात्कारी तब ही पैदा होता है जब वो भगवान से दूर होता है। मैं आपको इससे भी आगे एक सूक्ष्म बात बताता हूँ कि देखिए, जब कोई पति होता है ना, तो वो किसी दूसरी महिला को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर कोई सोशल मीडिया के जरिए या रास्ते में किसी दूसरी महिला को गलत दृष्टि से देखता है अपनी पत्नी के अतिरिक्त, तो क्या वो अपनी पत्नी का मेंटल टॉर्चर नहीं करता? जब एक पत्नी अपनी पति की अतिरिक्त किसी दूसरे मर्द को गलत दृष्टि से देखती है, तो वो अपने पति का मेंटल टॉर्चर ही करती है। सही है। इसीलिए आपको यदि बलात्कार के केस कम करने हो, रेपिस्ट मेंटालिटी को ख़त्म करनी हो, तो हमें हर एक इंसान के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब तक हम सबके अंदर भगवान का दर्शन नहीं करेंगे ना, तब तक सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस के केस कम नहीं होंगे। जो लोग सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं ना, वो लोग किसी का न तो फिजिकल वायलेंस करेंगे, न सेक्सुअल वायलेंस और न मेंटल वायलेंस। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आज के जो रेप केस सामने आते हैं ना, उसकी जो असलियत ये है। और इससे भी आगे साहिल जी, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल कुछ होमोसेक्सुअलिटी के रेप केस भी सामने आते हैं। ओके, वो तो अभी रिसेंटली ही मैंने पढ़ा, शायद कल या परसों ही मैंने पढ़ा था। कोई एक राज्य से था, कोई एक 30-32 साल का कोई आदमी था, और वो कई टाइम से आसपास के जो बच्चे थे वो उसको घर पे बुलाता था और कोई नशीला पदार्थ कोई पिला के ये दुष्कृत्य करता था। अच्छा। तो ये मैंने अभी ही 2 दिन पहले ही पढ़ा। तो ऐसे कई सारे मामले तो हमने पहले भी चर्चा की कि 25% ही बाहर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये होमोसेक्सुअल क्या पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी थी? होमोसेक्सुअल रेप केस। यस, होमोसेक्सुअल रेप केस। तो वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आते। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि वैसा नहीं है कि कोई लेडी या कोई लड़की पर ही रेप होता है, लड़के पर भी रेप होते हैं, आदमी पर भी रेप होते हैं। तो ये भी हमें सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये रूट कोज पे जाए तो ये एक ही पॉइंट मुझे दिखता है। मैं कई दिनों से, जब से ये कोलकाता रेप केस का मैंने सुना, पढ़ा, देखा, तब से मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं ये एक ही रीज़न है, और वो है मेंटालिटी। जी, सही बात है। और देखिए, आपने जैसे बताया कि जब भी कोई पुरुष को देखकर आकर्षित होता है ना, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो 100% होमोसेक्सुअल ही है। जब कोई महिला किसी महिला को देखकर आकर्षित होती है, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो महिला 100% लेस्बियन ही है। इसमें होता क्या है, मैं आपको इसकी मेंटालिटी समझाता हूँ। होमोसेक्सुअलिटी के केस कब सामने आते हैं जानते हो? जब पुरुष के साथ, महिलाओं के साथ, जब एक ही जेंडर के लोग एक साथ लंबे अरसे तक रहते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे केस सामने आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल कॉलेजेस के डॉर्मेटरीज हो, जहाँ पर सामूहिक जीवन हो, समुदाय में लोग रहते हो, जहाँ पर लोग ऐसी जगह पर रहते हो वहाँ पर पुरुष के साथ ही रहते हो और महिलाएं के साथ ही रहती हो। तो इसमें होता क्या है कि जब पुरुष के साथ ही रहते हैं ना लंबे अरसे तक,
तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो महिलाओं के प्रति जो आकर्षण है वो नष्ट हो गया है। उनका सेक्सुअल डिजायर तो यथावत है, लेकिन उनको महिलाओं का संपर्क नहीं है। तो अब पुरुष का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको क्या सिखाएगा? वो उसको सामने वाला जो मर्द होता है, जो स्त्रैण भाव से युक्त होता है, जिनके दाढ़ी मूंछ कम होते हैं, जो जिनकी भाव भंगिमाएँ, हाव भाव लटके झटके महिलाओं की तरह होते हैं, जो जिनकी चलने की, बैठने की, खाने की आदतें, जिनकी फितरत महिला जैसी होती, ऐसे पुरुष को देखकर आकर्षित होने लगेगा। अब होगा क्या? पुरुष का सबकॉन्शियस माइंड उसको ये सिखाएगा कि सामने वाले पुरुष के अंदर वो महिला को ही देखेगा। सामने वाले पुरुष के साथ जब भी वो बात करेगा ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा ही सोचेगा, मैं महिला के साथ बात करता हूँ। वो उसके साथ जोकिंग भी उस तरीके से करेगा, फ्लर्टिंग भी उस तरीके से, फिर धीरे धीरे उसके साथ अंगों अंग देखना लगेगा, उसके अंग अंग से वो प्रभावित होने लगेगा। फिर धीरे धीरे ऐसे होमोसेक्सुअल रेप के केस होते हैं, लेकिन अक्सर होमोसेक्सुअल के केस बाहर ही नहीं आते। जानते हो क्यों? समाज के डर से। इसके दो प्रमुख कारण हैं। क्योंकि जो रेपिस्ट होता है ना, वो या तो जिस पर बलात्कार करता है ना, जो होमोसेक्सुअल इंसान होता है, उस पर जो बलात्कार करता है ना, उसको या तो प्रलोभन दे के बंद कर देता है या फिर धमकी दे के बंद करता है। अब मैं आपको जितने भी होमोसेक्सुअल रेप केस होते हैं ना, उनमें जो बलात्कारी होते हैं ना, वो बलात्कारी अक्सर जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उससे या तो ज्ञान से बड़े होते हैं, या तो उम्र से बड़े होते हैं, या तो पोस्ट पोजीशन पावर से बड़े होते हैं, या तो फिर बड़े होद्देदारी होते हैं। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कि एक समुदाय में रहते हैं, कोई कंपनी में, स्कूल कॉलेजेस में, कोई संस्थान में, तो होता क्या है कि ये होद्देदारी इंसान उस व्यक्ति के पास आएगा और अपनी बुरी हरकतें करना शुरू कर देगा। फिर उसको कहेगा कि यदि तू मेरे साथ ऐसी एक्टिविटीज शुरू करेगा तो मैं अपनी कंपनी में तुझे प्रमोशन दे दूंगा, या फिर कुछ लोभ प्रलोभन लालच इंसेंटिव्स देगा, टेम्पटेशंस देगा, या फिर वो ऐसा कहेगा कि मैं इस समुदाय में तुझे सबके आगे कर दूंगा, लोग तुझे पूछ पूछ कर ही काम करेंगे, तुझे किसी को पूछना नहीं रहेगा। तो ऐसा टेम्पटेशंस देते हैं, प्रलोभन देते हैं। यदि वो इंसान प्रलोभन में न आए तो उसको धमकी देते हैं, यदि तूने हमारी और आपका जो संबंध है वो किसी को बताया तो मैं तुझे कंपनी में से डिमोटिवेट कर दूंगा, या फिर डिमोशन कर दूंगा, या फिर कंपनी में तेरी इज्जत निकाल दूंगा, फायर कर दूंगा, या फिर मारने तक की भी धमकी देता है। अब अचरज वाली बात ये है कि ऐसे होमोसेक्सुअलिटी के रेप केस जहाँ पर भी होते हैं ना, वहाँ पर बाकी के जो समुदाय के लोग होते हैं ना, रेपिस्ट और पीड़ित के अतिरिक्त, उन सभी को ये सब चीज़ें मालूम होती है। रेपिस्ट ये सोचता है, बलात्कारी ये सोचता है कि इस समुदाय में, इस समूह में, इस संस्थान में, इस स्कूल कॉलेज में किसी को मालूम नहीं है मेरी जलील हरकतें। सबको मालूम होते हैं, लेकिन कोई किसी को कहता नहीं। क्योंकि यदि वो कहेगा, यदि वो आवाज़ उसके खिलाफ उठाएगा तो उसका भविष्य जोखिम में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया, वो बलात्कारी अक्सर कुछ ना कुछ बड़े ओहदे पर होता है, तो उसको उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। यदि वो बताएगा तो उसका भी भविष्य जोखिम में आ जाएगा। इसीलिए एक न एक दिन ये बलात्कारी की जलील हरकतें ज़रूर सामने आती है, ज़रूर आमूल चूल, लेकिन समय लगता है। लेकिन आपने जो बताया होमोसेक्सुअलिटी के केस अक्सर वहाँ पर होता है जहाँ पर समुदाय होता है, समझ गया, समूह होता है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेजेस, डॉर्मेटरीज होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को ऑपोजिट जेंडर के लोगों का कोई संपर्क नहीं होता, वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी के रेप केस अक्सर होते हैं। तो ये पूरा मामला हो गया। अंत में मैं आपको साहिल जी इस विषय में इतना ही बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई 30 सालों से अच्छा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, मान लीजिए कि कोई गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड का चेयरमैन है। यदि वो ऐसा सोचेगा कि मैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर अंगुली डालूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या ये सोचेगी, अरे भैया ये तो गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड के चेयरमैन है, यदि ये हमारे अंदर अंगुली डालेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या पोस्ट पोजीशन और पावर है उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। सही है। यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ खिलवाड़ किया तो इंसान मर जाएगा। वैसे ही चारित्र को आपका समाज में क्या पोस्ट पोजीशन और पावर है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। यदि किसी ने चारित्र के साथ खिलवाड़ किया तो वो जीते जी मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि किसी ने स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन किया, चारित्र के साथ खिलवाड़ किया, तो फिर वो चाहे भले ही कोई
आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, अरे संत, सन्यासी, फकीर, मौलाना, प्रीस्ट, पोप या धर्मगुरु ही क्यों ना हो, यदि किसी ने चारित्र के साथ खिलवाड़ किया तो चारित्र उसको जीते जी मार देगा। चारित्र की कीमत बहुत होती है। अपने चारित्र को हमें अच्छी तरह से संजोए रखना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र हमारे आयुष से कई गुना अधिक होती है। बहुत ही बड़ी बात की स्वामी जी, क्योंकि आपके पास कितना पैसा है, आप क्या ओहदे पर हो, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपका चारित्र्य अच्छा हो तो आपको सब लोग पूजेंगे जी। तो यही बात है। और आज स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात है कि रूट कॉजेस पे हमने चर्चाएं की, क्या नहीं करना चाहिए हमने सीखा जाना, और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही स्वामी जी। और बात शुरू की थी कलकत्ता रेप केस के पॉइंट से, लेकिन हमने पूरे पॉडकास्ट दरमियान हमने यही बात की कि भाई हमें जो भी थॉट प्रोसेस है उसको हमें बदलनी है, हमारी जो मेंटालिटी है उसको हमें चेंज करनी है। कई सारे फैक्टर्स के बारे में हमने बात की कि जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही काम के रहे और बहुत ही अच्छा जानने को मिला। और आज ये पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं, और जो भी हम सिर्फ 1 या 2 या 5 नहीं, सभी जो पीड़िता है उसको हम यहाँ पे सद्गति मिले, वैसे ही भगवान के चरणों में प्रार्थना हो और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सद्मति दे। इसी प्रार्थना के साथ यही पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं, और फ्यूचर में मिलेंगे कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप सबसे हम रजामंदी चाहते हैं। मिलते हैं कोई अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।